जानकारी लेते हैं कि आखिर आपके हार्ट का फंक्शन क्या है, उसकी बनावट कैसी है। तो ये सवाल मेरा आप सभी के लिए है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि आपके हार्ट का जो बनावट है वो कैसी है? व्हाट व्हाट इज योर हार्ट मेड ऑफ, और उसका फंक्शन क्या है? आप साथ के साथ ये भी ऐड कर सकते हैं, उसका फंक्शन क्या है। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं। सर पान के पत्ते जैसी। पान के पत्ते जैसा शेप, ऑल राइट। थैंक यू मैम। आप ये भी बता सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या है? सर हार्ट का फंक्शन जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सर बिल्कुल, मैं आपका बोलना हार्ट अगर चाहती पंप। हूँ कि जैसे हम हार्ट का फंक्शन है कि इसका मेन फंक्शन ये है कि ये ऑल जो ऑर्गन्स है उसको ब्लड जो है वो पंप करता है, ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स अवर को ब्लड बॉडी। पंप करता है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, जितने लोग भी कंफर्टेबल हैं प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखिए ताकि जो सेशन है वो इंटरैक्टिव हो सके। आई कैन ऑलरेडी सी प्रेमनाथ जी, संगीता जी, योगिता जी ऑन द स्क्रीन। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी whoever इज कंफर्टेबल, प्लीज कीप योर कैमरास ऑन। राइट, तो जैसा कि आंसर्स मिले, थैंक यू सो मच योगिता जी एंड शुभरानी जी एंड दीपा मैम फॉर योर आंसर इन द चैट बॉक्स। जैसा आप बता रहे हो, हार्ट का डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड की सप्लाई आपके पूरे बॉडी में। राइट। अब जब हम ब्लड के सप्लाई की बात करते हैं तो कुछ चीजों का हमें और ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब कुछ इसको और गहराई से समझने की जरूरत है। हमारे लिए कहना बड़ा आसान है कि हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करता है। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ब्लड पंप हो रहा है, इस ब्लड में और क्या क्या है जो हर जगह पहुंच रहा है। राइट। तो अगर आप ये याद रखेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस समझ में आएगी उस ऑर्गन की जो इसे पंप कर रहा है। आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके ब्लड में एनर्जी होती है, आपके ब्लड में इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं। और इतना ही नहीं, आपका ब्लड बाकी सेल्स से कचरा इकट्ठा करके भी निकालता है। क्लीनिंग का भी काम आपका ब्लड करता है। राइट। और ये इस ब्लड को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आपका हार्ट। ना सिर्फ पहुंचाने का बल्कि इस्तेमाल किया हुआ ब्लड दोबारा लेकर लंग्स तक जाने का काम भी आपका हार्ट ही करता है। तो देखिए, अगर फंक्शनैलिटी को आसान भाषा में समझें तो आपके हार्ट का दो काम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त खून को शरीर की तरफ भेजना और ऑक्सीजन विहीन खून को आपके लंग्स की तरफ लेके जाना। ठीक है। ये भी सोच सकते हैं कि आखिर आपका हार्ट यहीं पर क्यों स्थित है। ठीक है। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपका हार्ट ऑलमोस्ट सेंटर में टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है, हल्का लेफ्ट के साइड, आपके चेस्ट के ऑलमोस्ट सेंटर में रहता है। अब आप सोच के देखिए, इस हार्ट का प्लेसमेंट तो कहीं और भी हो सकता था, यहीं पे क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपके हार्ट का आपके लंग्स से लगातार वास्ता होता रहता है, लगातार उससे काम चलता रहता है हार्ट का। क्योंकि जो भी ब्लड, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है जो आपके बॉडी की तरफ जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन मिला कहाँ से? लंग्स से। राइट। एंड जब वो ऑक्सीजन आपके शरीर इस्तेमाल कर लेता है, जब ऑक्सीजन नहीं रह जाता ब्लड में और ब्लड वापस लंग्स से होके हार्ट के पास आता है, तो वहां से फिर ऑक्सीजन आपके ब्लड में ऐड कर दिया जाता है। इस वजह, क्योंकि हार्ट का निरंतर काम रहता है लंग्स के साथ, इसीलिए आपका हार्ट सिचुएटेड है आपके लंग्स के पास। राइट। तो सबसे पहला तो काम आपके हार्ट का ये हो गया। आपका हार्ट जो है वो ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है आपकी बॉडी में, एनर्जी देने का काम करता है आपके सेल्स को, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। आपको पता होगा आपके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक एलिमेंट होता है, राइट, एक मॉलिक्यूल होता है। हीमोग्लोबिन में जो हिम पार्ट है वो बेसिकली आयरन होता है, और यही पार्ट आपके ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में पहुंचाने का काम करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। राइट। तो कुल मिला, और एक और चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपके हार्ट का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। आपका हार्ट एक काफी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन होता है। राइट। और इस वजह से आपके हार्ट को एनर्जी की अच्छी सप्लाई मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बनावट की बात करें तो आपका हृदय जो है वो मसल्स का बना है, मांसपेशियों का बना है। और ये मांसपेशियां बहुत एनर्जेटिक होती हैं, बहुत फास्ट मूविंग मसल्स होते हैं ये, क्योंकि आपके हार्ट को निरंतर धड़कना होता है। आप आई एम श्योर आप जानते होंगे कि आपके पैदा होने के पहले से आपका हार्ट जो है वो पंप करना शुरू कर देता है, और तब तक पंप करता है जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही होती है। राइट। मतलब निरंतर काम करता है बिना किसी दिन छुट्टी लिए। तो इस वजह से भी आपके हार्ट का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हार्ट का ध्यान रखने की शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कुछ जरूरी पैरामीटर्स की, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है ब्लड प्रेशर। राइट। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। आपकी आपके जो ब्लड है वो रक्त की नलियों से होकर गुजरता है।
आपके ब्लड का अपना एक दबाव होगा रक्त की नलियों की दीवारों पे, अंदरूनी सतह पे। ये जो दबाव आपका ब्लड देता है अंदरूनी दीवारों पर, ब्लड वेसल्स की, रक्त की नलियों की, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। राइट। अब ब्लड प्रेशर भी जब भी आप डॉक्टर के क्लिनिक जाते हैं तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर अमूमन नापा जाता है। राइट, एंड हमेशा दो संख्या आती है, एक संख्या दूसरे से हमेशा बड़ी रहती है। राइट, ऊपर वाला जो नंबर हम जिसको कहते हैं ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, ये नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा रहती है। टेक्निकली ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। राइट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आपका हार्ट जो है वो धड़कता रहता है, तो जब वो एक बार पिचकता है तो फ्रेश ब्लड को शरीर की तरफ भेजता है। ठीक है। अब क्योंकि दबाव के साथ खून जो है आपके शरीर में भेजा जा रहा है, उस वक्त रक्त की नलियों में नंबर ज्यादा आता है। उस वक्त अगर आप ब्लड प्रेशर देखें तो वो ज्यादा आएगा। बेसिकली अपर ब्लड प्रेशर यही होता है। हार्ट के पिचकने के बाद जो प्रेशर आपके रक्त की नलियों में है, खून का जो दबाव है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, अपर ब्लड प्रेशर कहते हैं। राइट। अब नीचे वाला जो संख्या है वो क्या है? इसको कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपकी दो धड़कनों के बीच में जो छोटा सा विराम होता है, जो छोटा सा एक पॉज आता है, उस वक्त आपके रक्त की नलियों में जो दबाव होगा वो लोअर ब्लड प्रेशर कहलाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहलाता है। राइट। तो ये हो गया अपर ब्लड प्रेशर एंड लोअर ब्लड प्रेशर। एंड अब आप ये जान गए कि एक की संख्या हमेशा दूसरे से ज्यादा क्यों होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात की जाए तो ये 120/80 होता है। ठीक है। इसके बाद अगर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो रहा है तो सबसे पहले प्री हाइपरटेंशन की स्टेज आती है, जहां पर ब्लड प्रेशर 120 से 139 ऊपर वाला और 80 से 89 नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद भी अगर हम अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, सही सप्लीमेंटेशन की शुरुआत नहीं करते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर और ज्यादा अबनॉर्मल होता है और ये पहुंच जाता है हाइपरटेंशन की स्टेज 1 में, जहां पर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से 159 और नीचे वाला 80 से 89 के बीच में देखा जाता है। इसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरते हैं, इसके बाद भी अगर हम अपने हृदय का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हम आ जाते हैं हाइपरटेंशन के द्वितीय स्टेज में, स्टेज 2 में। राइट। स्टेज 2 में आप देखेंगे ब्लड प्रेशर 160 से भी ऊपर होता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 100 से पार होगा। राइट। लास्ट में आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है ये 180 के भी पार होगा और नीचे वाला 110 से भी ऊपर। अब समस्या ब्लड प्रेशर के साथ ये है कि ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। आपके आसपास में आप आए दिन सुनते रहते होंगे कि किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, किसी का बीपी बढ़ गया है। राइट। हम अपनी आम भाषा में भी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं कि ये सुनकर मेरा तो बीपी बढ़ गया था, बिकॉज इट इज दैट कॉमन नाउ। बट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके हाथों में नलियां हैं जो आपको दिखाई देती हैं, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स तो फिर भी मोटी हैं। राइट। एंड ये फिर भी शायद झेल लेंगी थोड़ा बहुत अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। बट कभी शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आंखों में देखिएगा, आपको छोटी छोटी लकीरें दिखाई देती हैं। वो भी ब्लड वेसल्स हैं जो आपके आंखों के लिए ब्लड पहुंचा रही हैं। तो वो कितनी ज्यादा पतली है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर है, नीचे वाला 110 से ऊपर है, तो वही सेम ब्लड प्रेशर उसके आंखों की नलियों में भी होगा। अगर आप इस चीज को इस नजरिए से देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये कितना हानिकारक है। आपके आंखों की इतनी पतली जो ब्लड वेसल है उसमें भी यही प्रेशर है। एंड इसके वजह से बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। राइट। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले 85% जो डेथ्स होती हैं, 85% जो मृत्यु होती है दिल से जुड़ी बीमारियों में, उसमें सबसे बड़े दो कारण होते हैं। पहला होता है हार्ट अटैक और दूसरा होता है स्ट्रोक। ठीक है। ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा नंबर्स देती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में, डेथ के केसेस में। राइट। अब अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक अमूमन आपके ब्रेन के साथ होता है। ये केस जो है, इस स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन के साथ आती है। अब स्ट्रोक भी दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक के केस में क्या होता है कि क्लॉटिंग आपके ब्रेन को जो ब्लड पहुंचाने वाली नली है उसमें आ जाती है। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल की भी हो सकती है। तो मोस्टली क्या होगा, जो ब्लड पहुंच रहा है आपके ब्रेन तक उसमें बाधा आएगी, अचानक से अवरोध आएगा जिससे सप्लाई ठप पड़ जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसा अगर आपके घर में बिजली आ रही है तो आपने अगर मेन स्विच बंद कर दिया तो घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं सब ठप पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आपके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है उसमें बाधा आती है, अवरोध आता है, तो आपका ब्रेन अचानक से शट डाउन होने लगता है।
और इस केस में कहा जाता है इस्केमिक स्ट्रोक इसे। दूसरे टाइप का जो स्ट्रोक होता है जिसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है, जिसको हम आम भाषा में ब्रेन हैमरेज के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या होगा, आपके ब्रेन की तरफ जो रक्त की नलियां जा रही हैं, जो आपके ब्रेन को ब्लड पहुंचा रही हैं, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपका ब्रेन भी एक बहुत हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन होता है। बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है आपके दिमाग को चलने के लिए। अगर आप देखेंगे तो आपके शरीर के कुल जगह का 5% आपका दिमाग लेता है, बट शरीर की कुल ऊर्जा का 20%। एंड ये ऊर्जा पहुंचती कैसे है, रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। अब अगर जो नली ब्लड पहुंचा रही है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसके काफी आसार होते हैं, अगर लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 180 से ऊपर चल रहा है, तो ऐसे केसेस में ये जो नली ब्लड पहुंचा रही है ये रप्चर कर जाती है, फट जाती है, जिसके वजह से ब्लड का जो रिसाव है वो दिमाग के आसपास शुरू हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जगह बहुत कम होती है, आपका ब्रेन बहुत प्रिसाइसली फिट होता है आपके स्कल के अंदर। तो ये जो रक्त का रिसाव हो रहा है ये आपके दिमाग पर दबाव डालता है, जिसके वजह से आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, या ज्यादातर केसेस में पैरालिसिस देखा जाता है। स्ट्रोक के केस में ये तक देखा गया है कि कई बार हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जिसे स्ट्रोक आ रहा है वो हिंदी समझ नहीं पाता है, राइट। और ये भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जब ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपकी रक्त की नलियां झेल नहीं पाएंगी, तो फिर चांसेस होते हैं कि रप्चर हो सकता है, फट सकती है आपके रक्त की नलियां। तो ये होता है इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। ये भी एक बहुत कॉमन इश्यू है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, डेथ का एक बहुत कॉमन रीजन है। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, जैसे आपका हृदय जो है वो आपके पूरे शरीर को ब्लड पहुंचा रहा है अलग अलग नलियों के माध्यम से, वैसे ही कुछ नलियां होती हैं जो आपके हृदय को ब्लड पहुंचाती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, राइट। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, इससे समझने की कोशिश करते हैं, ये जो बाहरी आप जो नसें देख रहे हैं ना हार्ट के बाहर, जनरली कोरोनरी आर्टरीज इसी तरह की होती हैं, ऐसी ही दिखती हैं, राइट। होगा क्या, कोरोनरी आर्टरी जो आपके हार्ट को ब्लड पहुंचा रही है उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का क्लॉटिंग हो सकता है, उस केस में क्या होगा, आपके हार्ट को जो ब्लड मिल रहा है उसकी सप्लाई अचानक से रुक जाती है, जिसके वजह से हार्ट अटैक देखने को मिलता है। ये मोस्टली जो क्लॉटिंग है ये कोरोनरी आर्टरी में ही देखने को मिलता है, राइट। एंड देन हार्ट अटैक जैसा इशू आता है। तो ये तो हो गए कुछ जरूरी आंकड़े जिनको जानना जरूरी है। इसके बाद अगर मैं आपसे एक और आंकड़ा साझा करूं, 2016 की एक स्टडी के अनुसार भारत में जो टोटल डेथ्स हुई थी हृदय रोग या फिर हृदय संबंधी बीमारियों के वजह से, उसमें उम्र 70 साल से ज्यादा थी। आधे से ज्यादा लोगों की जो उम्र थी वो 70 साल से कम थी, आई एम सॉरी, 70 ईयर्स से भी कम थी। कहने का मतलब ये है कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज का कोई एज बैरियर अब नहीं है। पहले हमें लगता था कि जैसे जैसे एज करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू हो जाती हैं, बट आज की डेट में एज रिलेटेड जो बैरियर था वो अब नहीं रह गया है। आप देखते हैं कि यंगस्टर्स को भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एंड एजेड लोगों को भी होते हैं, एल्डरलीज को भी होते हैं, राइट। तो इस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आज की डेट में आप अपने हार्ट का खास ध्यान रखिए। पूरी दुनिया में 1.13 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, और इतनी बड़ी संख्या का 2/3 भारत जैसे देशों में देखा जाता है। कहने का मतलब कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सही सोल्यूशन की जरूरत है, जिन्हें सही सप्लीमेंट की जरूरत है, सही प्रोडक्ट की जरूरत है, जिससे वो अपने हार्ट का बेहतर केयर कर सकें, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ जरूरी यहाँ पर उनको देखते हैं, एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं या जब क्लॉटिंग या ब्लॉकेज की बात आती है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल अपने आप में बुरा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल की काफी जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए जरूरी है आपके शरीर में। कोलेस्ट्रॉल फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के बनने के लिए जरूरी होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के बनने के लिए जरूरी होता है। समस्या यह है कि कोलेस्ट्रॉल आपके खान पान से बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसके वजह से इसकी बहुतायत शरीर के अंदर होना काफी ज्यादा संभव होती है। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक मोम जैसा सब्सटेंस होता है, जिसका चांस बहुत ज्यादा होता है कि अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, आपके रक्त की नलियों में जमा हो सकता है, राइट। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल का स्तर आपके शरीर में बढ़ता है, इसके डिपॉजिट होने या क्लॉटिंग होने की संभावना भी लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने डाइट का, अपने आहार का ध्यान रखिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखिए, ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रेंजेस में रह सकें, राइट। दूसरी चीज जो आपके हार्ट को समस्या देती है वो है डायबिटीज। अब ब्लड शुगर का हार्ट से क्या कनेक्शन।
तो देखिए, दो तरीके से ये आपके हृदय पर प्रभाव डालता है, डायबिटीज या बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल। सबसे पहले, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो आपके दिमाग से आपके हृदय का संचालन होता है, ये आप जानते हैं। आपके हार्ट को आप कंट्रोल नहीं करते, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट। अब ये जो संचालन चल रहा है, ये जो कनेक्शन है आपके हार्ट से आपके ब्रेन का, ये कुछ नर्व्स के माध्यम से होता है। ठीक है, कुछ ऐसे तार हैं जो आपके दिमाग को आपके हृदय से कनेक्ट करते हैं। जब आपके रक्त प्रवाह में शुगर का लेवल बढ़ता है तो ये जो नर्व्स हैं जिससे आपका दिमाग आपके हृदय को संचालित कर रहा है, उस कनेक्शन में बाधा आती है। ठीक है, वो कनेक्शन डैमेज होने लगता है, वो नर्व्स जो है, वो नसें जो हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, जिसके वजह से आपके दिमाग से आपके हृदय का ठीक प्रकार से संचालन हो नहीं पाता, कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाता, इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप हार्ट को हेल्दी रखने का सोचें या हेल्दी हार्ट की बात करें, हमेशा याद रखिए कि एक हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जितना स्वयं उस हार्ट का होना हेल्दी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन ब्लड वेसल्स का भी हेल्दी होना। जो रक्त की नलियां हैं, उनका भी हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके रक्त की नलियों का लचीलापन ही वो चीज है जिसके वजह से आपकी बॉडी आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर पाती है। राइट। तो इसलिए जब भी हार्ट को हेल्दी रखने की बात करिए, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके रक्त की नलियों का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। डायबिटीज इसका विपरीत काम करता है। अगर आपके ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो जिन कोशिकाओं से आपकी रक्त की नलियां बनी हैं उन्हें नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपके ब्लड वेसल्स में लचीलापन कम होने लगता है और आपके हार्ट के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि वो ब्लड प्रेशर को मैनेज कर पाए। इस तरीके से ये दो मेजर कारण हैं जिसके वजह से डायबिटीज जो है वो आपके हार्ट पर रिस्क क्रिएट करता है। हार्ट अटैक को हमने अभी कवर किया। अब ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे रिस्क बढ़ता है। सबसे पहले, एक्सेसिव टोबैको यूज की वजह से ये स्टिकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का जमा होना ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी चीज, असंतुलित आहार या अनहेल्दी डाइट या फिर ओबेसिटी। अगर आपका आहार ठीक नहीं है, चलना फिरना कम है, तो आपका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा मतलब शरीर में फैट का डिपॉजिशन बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का फैट ही होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो डायरेक्टली आपके हार्ट के ऊपर भी रिस्क बढ़ेगा। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आपका चलना फिरना कम है तो ये कहीं ना कहीं आपके वेट को बढ़ाने में मदद करेगा। वेट बढ़ेगा, अगेन आपके हार्ट के ऊपर रिस्क क्रिएट होगा। इसके अलावा अल्कोहल, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये तीनों चीजें भी आपके हार्ट के ऊपर रिस्क को बढ़ाती हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है या हम अपने हार्ट के लिए कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहली चीज और सबसे पहली शुरुआत जो है वो आपसे ही होती है। सबसे आसान तरीका है अपने हार्ट का ध्यान रखने का कि आप बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। दूसरी चीज, शाम के 4-5 बजे के आसपास जब आपको भूख लगती है तो बाहर का कोई स्नैक लेने से अच्छा, पैकेट की कोई चीज खाने से अच्छा, आप ताजे फल या सब्जियां ले लीजिए। हर मौसम में कोई ना कोई मौसमी फल आपको उपलब्ध होता है, राइट। तो शाम के 4-5 बजे आप उस फल का सेवन कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपकी भूख रात तक सेटल्ड रहेगी, आपको दोबारा क्रेविंग नहीं होगी, राइट। तो ये दो बेनिफिट हैं। उसके बाद चीनी का कंजम्पशन लिमिट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा चीनी भी लेना आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, जैसा हमने अभी देखा कि ब्लड शुगर लेवल्स अगर बढ़ते हैं तो वो भी आपके हार्ट पर रिस्क क्रिएट करते हैं। नमक का इंटेक भी 5 ग्राम या 5 ग्राम से कम रखने की जरूरत है एक दिन में। नमक को क्यों कहा जाता है कि आपको लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि नमक आपके ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ठीक है। और उसके बाद आपके हार्ट को उसी ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, राइट। तो इस वजह से नमक का भी इंटेक आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा ट्रांस फैट्स को अवॉइड करने की जरूरत है। एक ही तेल में जब खाने को बार बार छाना जाता है तो उस तेल में ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, और जब ये ट्रांस फैट्स आपके शरीर में एंटर करते हैं तो बहुत आसानी से जम जाते हैं, आपके अंदर सॉलिडिफाई जल्दी होते हैं। तो इनको कंज्यूम करना तो आसान है, आपके शरीर में इनका आना आसान है, शरीर से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल। तो इन सभी परेशानियों से जूझने से अच्छा कि आप ट्रांस फैट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अवॉइड करिए, राइट। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है, अब अगर आपको कुछ टेस्टी खाने का मन है तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज त्याग दीजिए। टेस्टी चीजें भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको कम रखने की जरूरत है। मान लीजिए कि कोई टेस्टी चीज है, हाई कैलोरी वाला कोई फूड आइटम है, आप उसको खा सकते हैं बट कम मात्रा में।
और जब आप उसको कंज्यूम कर लें, उसके एवज में अब आप हाई प्रोटीन कंज्यूम करिए, अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां लीजिए, फाइबर अच्छी मात्रा में लीजिए, सलाद लीजिए, सूप ले सकते हैं। तो आपको स्वाद अनुसार टेस्टी जो आपको फूड लेना था वो भी मिल गया, और साथ ही साथ आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं की जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने शरीर अपने जीवन शैली में ऐड करके अपने हार्ट का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो वो बदलाव थे जो आपको अपने जीवन शैली में लाने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका हार्ट जो है वो एक इमोशनल ऑर्गन होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है म्यूजिक। अगर आप कोई बहुत फास्ट म्यूजिक सुनते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी हार्ट बीट जो है वो उस हिसाब से बढ़ने लगती है, और अगर आप रिलैक्स म्यूजिक सुनते हैं तो आपका हार्ट रिलैक्स्ड रहता है। तो इसका मतलब क्या कि इमोशंस का इम्पैक्ट पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर। स्ट्रेस भी एक तरीके से एक इमोशन है जो आपके हार्ट पर इम्पैक्ट डालता है। राइट। स्ट्रेस को कम करने के लिए काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले, किसी भी नई सिचुएशन में जाने से पहले उस सिचुएशन को बेहतर समझिए। राइट। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, ये आपको मेंटली फिट रखता है, आपका मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव रहता है और स्ट्रेस लेवल्स आपके नॉर्मल रहते हैं। नींद अच्छी मात्रा में लीजिए, भरपूर लीजिए, 7-8 घंटे की नींद हर इंसान के लिए जरूरी है। आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने के लिए 7-8 आवर्स की नींद जरूरी होती है। अपना समय कोशिश करिए अच्छे से मैनेज कर पाए। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनसे बात करिए, उनसे अपनी अपनी बातों को शेयर करिए, अपने आइडिया शेयर करिए। राइट। रात को सोने से पहले यदि आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, लंबी सांसें ले सकते हैं, 5 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इससे भी आपके स्ट्रेस के लेवल्स बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो पाते हैं, जिससे आपको नींद अच्छी आती है। राइट। एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव कॉफी, एक्सेसिव चाय, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है ताकि आपका स्ट्रेस का लेवल नॉर्मल रहे। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी जीवन शैली में ऐड कर सकते हैं, स्पेशली स्ट्रेस को मद्देनजर रखते हुए। ये आपके स्ट्रेस के लेवल्स को नॉर्मल रखने में आपकी मदद करेगा। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप अपने हार्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले ब्लड शुगर। ब्लड शुगर खाने से पहले 100 से नीचे होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद तक 140 से नीचे। ब्लड प्रेशर की बात करें तो जैसा हमने अभी देखा था, 120/80, इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर बात की जाए तो ये 200 से नीचे होना चाहिए। और अगर बॉडी वेट की बात करें तो आपका बीएमआई 18.6 से लेकर 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर 18.6 से कम है बीएमआई, मतलब आपका वजन जितना होना चाहिए उससे कम है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और अगर 24.9 से ऊपर है तो आपको अपना वजन घटाने की जरूरत है ताकि आप सही बीएमआई रेंजेस में आ सकें। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि हार्ट की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनल, वो बहुत हाई है, और आज की डेट में आपके खाने से आपको उतना न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता, क्योंकि सॉइल में ही उतना न्यूट्रिशन नहीं है जहां पर इन पौधों को, इन सब्जियों को उगाया जा रहा है। राइट। अब आपके हार्ट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो कम हो नहीं सकती, उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे ये न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका सबसे कन्वीनियंट और स्मार्ट तरीका होता है सप्लीमेंटेशन को अपने खान पान में ऐड करना। न्यूट्रलाइट सप्लीमेंटेशन रेंज में आपके पास ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हार्ट को सपोर्ट करने में आपकी मदद करते हैं। स्पेशली आज मॉर्निंग न्यूट्रिशन फ्लेक्सिबल के वजह से आप चाहें तो अपने लिए या अपनी टीम में आपके मेंबर्स के लिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन हार्ट हेल्थ का भी बास्केट आप तैयार कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं इनके मदद से। राइट। एंड आपको इससे न्यूट्री पर्क्स का भी बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू करते हैं उन प्रोडक्ट्स की बात जिससे आपके हार्ट को सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं गार्लिक की। तो गार्लिक जो प्रोडक्ट है इसमें आपको एलिसिन मिलता है, जो एक्टिव कंपोनेंट होता है गार्लिक का। ठीक है। ये आपके ब्लड लिपिड लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देखिए, आपके शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कोलेस्ट्रॉल बना सकता है खुद से। एलिसिन देखा गया है कि जब आप एलिसिन कंज्यूम करते हैं, जब आप गार्लिक कंज्यूम करते हैं, तो ये उस एंजाइम के काम करने की जो, वो जो एंजाइम है जिसकी गतिविधि कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद कर रही है लिवर की, उस एंजाइम के एक्शन को ये रिड्यूस करता है। ठीक है। उस एंजाइम के एक्शन को ये कम करता है, जिससे आपका लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है या नहीं बनाता है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो है वो मेंटेन हो पाते हैं, नॉर्मल रेंजेस में रहते हैं। तो इस तरीके से गार्लिक इज वन ऑफ द एक्सीलेंट सप्लीमेंट्स व्हेन इट कम्स टू लिपिड लेवल्स। राइट। मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट सप्लीमेंट इस रेंज में आता है वो है कैलमैक D+K2। देखिए, कैल्शियम की जरूरत जितनी आपकी हड्डियों को है उतनी ही आपके ब्लड में भी है।
99% कैल्शियम जो आप कंज्यूम करते हैं वो आपके बोन्स को मिलता है, आपकी हड्डियों को मिलता है, क्योंकि कैल्शियम मजबूती देता है आपकी हड्डियों को। 1% कैल्शियम जो है ये आपके ब्लड फ्लो में जाता है। इस ब्लड फ्लो में जो कैल्शियम है इसका इस्तेमाल कई चीजों में होता है, आपके दिमाग से आपके शरीर के संचालन में, रक्त के प्रवाह में, ब्लड सर्कुलेशन में, आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और आपको याद होगा शुरुआत में मैंने कहा था कि आपका हार्ट भी मांसपेशियों का ही बना है, तो उसकी मांसपेशियों को भी सिकुड़ने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। कैलमैक D+K2 के माध्यम से जब आप कैल्शियम मुहैया कराते हैं अपनी बॉडी को, तो ये कैल्शियम आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है, क्योंकि आपके हार्ट के मसल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से कंट्रैक्ट हो पाते हैं, राइट। ये आपके हार्ट की बीटिंग को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। तो इस तरीके से कैलमैक D+K2 का एक और बेनिफिट है कि ये आपके हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ जो प्रोडक्ट आता है वो है मधुनाशनी शुंठी एंथ्वक। MST जो है ये आपके पैनक्रियाटिक हेल्थ को तो सपोर्ट करता ही है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी सपोर्ट करता है, बट एट द सेम टाइम ये आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। मतलब आपकी बॉडी में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं जब हम लिपिड का नाम सुनते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का लिपिड ही होता है, राइट। तो अगर आप लिपिड मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप लिपिड लेवल्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी मेंटेन होते हैं। और एट द सेम टाइम डायबिटीज से जो नुकसान होते हैं उससे भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर का जो नुकसान आपके हार्ट को मैंने बताया था, उसमें भी मधुनाशनी शुंठी एंथ्वक आपको सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से MST भी एक बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, स्पेशली टू कीप योर हार्ट हेल्दी एंड टू सपोर्ट नॉर्मल लिपिड लेवल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, CH बैलेंस। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और ये बहुत ही स्मार्टली आपके बॉडी की बायोलॉजी का यूज करता है टू मेंटेन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। चलिए देखते हैं कैसे। CH बैलेंस के अंदर ग्रीन टी से पाए जाने वाले दो तत्व आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कैटेचिन और दूसरा है थियाफ्लेविन। ये कैटेचिन और थियाफ्लेविन साथ मिलकर दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला इनका एक्शन शुरू होता है आपकी आंतों में। आप जो भी खाना पीना करते हैं उससे पोषक तत्व अंततः आपकी आंतों से ही आपके ब्लड में आते हैं, ठीक है। स्पेशली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में एंटर करते हैं, चाहे वो वाइटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो। तो CH बैलेंस में कैटेचिन और थियाफ्लेविन ये क्या करते हैं, ये आपकी आंतों में जाकर जो डायट्री कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन चल रहा है उस डायट्री कोलेस्ट्रॉल से जाके चिपक जाते हैं, एंड देन उसको लेकर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे डायट्री कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आंतों से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब नहीं होता, तो इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो रिड्यूस हो गया। ये पहला एक्शन है। दूसरा काम ये क्या करते हैं, दूसरा एक्शन इनका शुरू होता है लिवर से। अब लिवर को क्या है, बाइल जूस बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, राइट। तो लिवर क्या करता है, वेट करता है कि खाने से कोलेस्ट्रॉल आएगा तो उस कोलेस्ट्रॉल का यूज करके बाइल जूस बना लेंगे। जब लिवर देखता है कि खाने से कोलेस्ट्रॉल आया ही नहीं, क्योंकि CH बैलेंस में जो कैटेचिन और थियाफ्लेविन है वो उस कोलेस्ट्रॉल से चिपक गए और उसको बाहर निकाल दिया बॉडी के, तो फिर लिवर क्या करता है जो कोलेस्ट्रॉल पहले से ब्लड में है उस कोलेस्ट्रॉल को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, क्योंकि उसको तो बाइल जूस बनाना ही है, वो उसका काम है। ब्लड से जो कोलेस्ट्रॉल ये अब्सॉर्ब करता है, इससे ऑटोमेटिकली ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स मेंटेन होने लगते हैं। तो CH बैलेंस ने क्या किया, आपके इंटेस्टाइन और आपके लिवर इन दोनों के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में आपकी हेल्प, आपके बॉडी के अंदर, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ CH बैलेंस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप अपने हार्ट के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, अपने हार्ट के लिए रिटेल कर सकते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट आता है वो है कोएंजाइम Q10। अब देखिए, आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स हर जगह से एंटर करते हैं, ठीक है, प्रदूषण से भी आते हैं, सांस लेने की प्रणाली में भी पैदा होते हैं, खाना पचने की प्रणाली में भी बनते हैं। फ्री रेडिकल्स होते क्या है, ये बेसिकली ऑक्सीजन की ही स्पीशीज के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके हर प्रकार की सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका होता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। आप इमेजिन करिए, फ्री रेडिकल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये आपके एक सेल को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, ऐसे करते करते आपके टिश्यू को डैमेज होता है।
फिर क्या होगा, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को डैमेज होगा और आपके ऑर्गन को डैमेज होगा, राइट। तो फ्री रेडिकल्स होते तो बहुत छोटे हैं, बट ये आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। एंड ये क्योंकि इजीली आपकी बॉडी में एंटर कर पाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सपोर्ट लें, ताकि फ्री रेडिकल्स के नुकसान से खुद को बचाया जा सके। अब आपकी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका ब्रेन, इनको भी फ्री रेडिकल्स का बहुत नुकसान पहुंचता है। तो कोएंजाइम Q10 एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो फ्री रेडिकल के नुकसान से आपके हार्ट को बचाने के लिए। दूसरा, आपके शरीर में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है ऊर्जा बनाने के लिए। सबसे पहला होता है ग्लूकोज, तीसरा उसके बाद होता है ऑक्सीजन, और तीसरा होता है कोएंजाइम Q10, राइट। तो और आप, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपके हार्ट के एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। मतलब कि आपके हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, वो काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। जो आपके हार्ट के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो काफी अच्छी तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप सभी ने सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब वहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकालकर हार्ट को देने का काम कोएंजाइम Q10 के माध्यम से होता है। जब हम यंग होते हैं तो हमारा शरीर कोएंजाइम Q10 बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की अपनी कैपेबिलिटी कोएंजाइम Q10 बनाने की कम होने लगती है। और इस वजह से 30 या 30 साल की उम्र के आसपास से कोएंजाइम Q10 एज अ सप्लीमेंट अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये आपके हार्ट के हेल्दी फंक्शंस को सपोर्ट करता है, फ्री रेडिकल के नुकसान से आपके हार्ट को बचाता है, राइट, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है। तो कोएंजाइम Q10 इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट, एंड मैं रिकमेंड करता हूं कि जितने लोग भी 30 ईयर्स एंड अबव हैं, उनको डेफिनेटली कोएंजाइम Q10 कंज्यूम करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इस क्रम में आता है, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में आपकी मदद कर सकता है, वो है सैल्मन ओमेगा 3। सैल्मन ओमेगा 3 एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। अब ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? जो एनर्जी आपका शरीर तुरंत इस्तेमाल नहीं करता है, उसको वो ट्राइग्लिसराइड बनाकर स्टोर कर लेता है। तो एक हद तक ये स्टोरेज ठीक है, लेकिन जब एक लेवल के ऊपर ये स्टोरेज बढ़ जाता है, जब ज्यादा ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो जाता है शरीर में, तो इसका रिस्क फिर आपके हार्ट पर बढ़ने लगता है, राइट। ओमेगा 3 में EPA और DHA पाया जाता है, इकोसापेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जो कि जाना जाता है आपके हार्ट की बायोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, राइट। ये आपके हार्ट की फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। और इस तरीके से सैल्मन ओमेगा 3 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, स्पेशली आपके हार्ट के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ आता है, वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। देखिए, प्रोटीन की जरूरत, जैसा आप सब जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है इसको। तो आपके हर कोशिका के लिए, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से की हो, उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, राइट। प्रोटीन के कंजम्पशन की वजह से क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में कोलेस्ट्रॉल की खपत होती है। तो उससे क्या होगा, नेचुरली आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स फिर नॉर्मलाइज होने लगते हैं। इसी के साथ साथ जो बात मैंने आपसे शुरुआत में कही थी, कि जब आप हार्ट हेल्थ की बात करें, तो याद रखें वो रक्त की नलियां भी स्वस्थ रहना जरूरी है, अगर आपके हार्ट को हेल्दी रहना है, राइट। प्रोटीन ना सिर्फ आपके हृदय की कोशिकाओं को पोषण देता है, बल्कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त की नलियां हैं, उनकी कोशिकाओं को भी स्वस्थ रखने में और उन्हें लचीला बनाए रखने में मदद करता है। इस तरीके से ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर भी एक बहुत एक्सीलेंट सप्लीमेंट है अपने हार्ट का बेहतर ध्यान रखने के लिए, राइट। एक और स्पेशल चीज जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को इंपॉर्टेंट बनाती है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में 3 सोर्सेज से प्रोटीन आपको मिलता है, जिसमें से एक स्रोत है सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन में आइसोफ्लेवोन पाया जाता है, एक तत्व होता है आइसोफ्लेवोन, जिसको देखा गया है कि हार्ट पर डिजीजेस के रिस्क को ये कम करता है, सोय प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाला आइसोफ्लेवोन। तो इसलिए भी ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सप्लीमेंट, फाइबर की बात करते हैं। फाइबर जाना जाता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को घटाने के लिए, कम करने के लिए। एंड दूसरी चीज, फाइबर आपके गट को भी हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जब रिड्यूस होंगे, तो आपके हार्ट को उसका बेनिफिट मिलेगा, हार्ट पर डिजीजेस का रिस्क कम होगा।
दूसरी चीज, गट के हेल्दी रहने के वजह से अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप जो भी पोषक तत्व ले रहे होंगे उसका अवशोषण अच्छी तरीके से होगा, अब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से होगा, और आपके हार्ट को उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। राइट। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम स्वस्थ रहेगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रिड्यूस होती है बॉडी में, और दिल की बीमारियों के जो चांसेस हैं वो भी कम होता है, उसका रिस्क जो है वो कम होता है। तो इस तरीके से फाइबर भी आप हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर सप्लीमेंट आता है दैट इज डेली या फिर डेली प्लस। आपके शरीर के सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ डेली और डेली प्लस से आपको 24 विटामिन्स और मिनरल्स तो मिलते ही हैं। यहाँ पर खास चीज है जो बोटेनिकल्स आपको मिलते हैं, जो पौधों से मिलने वाले पोषक तत्व हैं, क्योंकि वो काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंड जैसा मैंने आपको अभी बताया था, फ्री रेडिकल्स का नुकसान आपके हृदय को भी होता है, आपके रक्त की नलियों को भी होता है। और खुद को इस नुकसान से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की सप्लाई अपने शरीर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको डेली प्लस से मिलती है। डेली प्लस में आप देखेंगे आपके पास पर्पल कैरेट है, आइसोला चेरी है, गोटुकुला है, एल्डरबेरी है। ये जो है पौधों से मिलने वाले पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। डेली की अगर बात करें तो इसमें आपको कैरेट मिलता है, वाटर क्रेस है, अल्फाल्फा है, स्पिनाच है। ये सारे क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं आपके शरीर को, जो